बिहार, जो आज देश का सबसे गरीब राज्य है, इधर भी रैपिड ट्रांजिट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पटना मेट्रो के साथ। 13,400 करोड़ रुपए लगाकर 2 लाइंस बनाई जा रही हैं 32 किलोमीटर लेंथ की। एक ईस्ट वेस्ट लाइन और एक नॉर्थ साउथ लाइन होगी। टोटल 25 स्टेशन के साथ ये पटना के अर्बन ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह ओवरहॉल कर देगा, जो शहर को नई ऊंचाइयों में ले जाने की क्षमता रखता है। 2 लाख से ज्यादा यात्रियों को हैंडल कर पाएगा हर रोज, जिसमें मॉडर्न एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन चलेंगी। पटना जंक्शन स्टेशन पर दोनों लाइंस के बीच एक मेजर इंटरचेंज हब भी बनेगा, पूरा अंडरग्राउंड, पहला ऐसा स्टेशन बिहार में। साथ ही ये स्टेशन रेलवे स्टेशन से भी कनेक्ट होगा। अभी कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रही है। कई वायरडक्ट्स और स्टेशन स्ट्रक्चर्स के साथ अंडरग्राउंड टनलिंग का काम भी किया जा रहा है TBMs की मदद से। DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मिलकर इसे बनवा रहे हैं और ऑपरेट भी करेंगे साथ में ही। इसी साल 2025 में पहला थोड़ा सेक्शन खुल भी जाएगा। लेकिन क्या पटना में मेट्रो बनाने का निर्णय सही है या नहीं, क्या मेजर रीजंस हैं इसके, इन्हें जानेंगे हम आगे। किसी भी ट्रांजिट प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे ट्रैफिक कंजेशन कम करना और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना ही सबसे बड़ा रीजन रहता है। पटना मेट्रो में भी वही है। यहाँ के बेली रोड और ऐसे कई और मेजर रूट्स पर पीक आवर्स में जाम लग जाता है 1-1.5 घंटे का। 2022 में एक सर्वे में शहर के 25% से ज्यादा लोगों ने हैवी ट्रैफिक को अपने डेली कम्यूट का सबसे बड़ा इशू बताया। इसके अलावा पटना की पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ते जा रही है, जो 2021 के एस्टिमेट्स के हिसाब से 26 लाख के आसपास थी। हर साल 2.5% के रेट से बढ़ना। UN रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक ये नंबर 40 लाख के करीब होने की संभावना है, जिसको हैंडल करने के लिए एक बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। पटना में पॉल्यूशन भी ज्यादा रहती है, 250 से 300 AQI के बीच, जो काफी हार्मफुल है। गाड़ियों का धुआं उसका 40% सोर्स बनाता है, जिसे मेट्रो कम करके 20 से 25% तक कर सकती है, ऐसी उम्मीद है। इसके अलावा शहर के 30% रेजिडेंशियल और 40% कमर्शियल एरियाज कनेक्ट हो पाएंगे मेट्रो से, जो टाइम बचाने में मदद करेगा। जहां दानापुर से मीठापुर 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा लग जाता है पीक आवर्स में, वही मेट्रो के आने से सिर्फ 25 मिनट लगेंगे। पटना मेट्रो को बनाने का काम शुरू हो गया था 2020 में। पहले फेज में 2 लाइंस बनाई जा रही हैं, कुल 32.5 किलोमीटर की लंबाई के साथ। 25 स्टेशन होंगे, जिसमें पटना जंक्शन और खेमनी चक इंटरचेंज के रूप में बनेंगे। पहली लाइन ईस्ट वेस्ट होगी दानापुर से खेमनी चक तक, जो बीच में बेली रोड, राजा बाजार, मीठापुर और पटना जंक्शन से होते हुए जाएगी। लगभग 17 किलोमीटर के साथ 14 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें 6 एलिवेटेड और 8 अंडरग्राउंड होंगे। मीठापुर के पास एक डेपो भी बनाया जा रहा है स्टेशन की मेंटेनेंस के लिए। दूसरी लाइन नॉर्थ साउथ होगी पटना जंक्शन से ISBT तक। ये बीच में गांधी मैदान, राजेंद्र नगर और कंकड़ बाग से होकर गुजरेगी। लगभग 15 किलोमीटर लंबी और 12 स्टेशन, जिसमें 5 एलिवेटेड होंगे और 7 अंडरग्राउंड। शिवपुर के पास भी एक डिपो बनाया जाएगा। कई जगहों पर एलिवेटेड सेक्शंस के लिए वायरडक्ट्स बन भी चुके हैं और गांधी मैदान और पटना जंक्शन के पास ट्विन टनल्स को खोदा जा रहा है टनल बोरिंग मशीन्स यानी TBMs की मदद से। 13,400 करोड़ रुपए लगेंगे पूरे फेज 1 में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट दोनों 20-20% देंगे और बाकी लोन्स के रूप में आएंगे जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से। DMRC इसे पूरा एग्जीक्यूट कर रही है बिहार अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। मॉडर्न लाइट वेट ट्रेन होंगी इसमें, जो फ्यूचर में ड्राइवरलेस भी हो पाएंगी। कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल CBTC सिस्टम लगाया जाएगा इसके लिए। 4 किलोमीटर का सेक्शन इसी साल मार्च में भी खुल जाएगा दानापुर कैंटोनमेंट से पाटलिपुत्र स्टेशन तक। पूरे फेज की कंस्ट्रक्शन 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। तब ये रोज 2 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को सर्व कर पाएगा। साथ ही सिटी के ट्रैफिक लोड को 30% तक कम भी। एस्टिमेट्स के हिसाब से 40% ट्रिप्स इन रूट में मेट्रो से होने लगेंगी इसके बाद। इसमें 3 कोच या 6 कोचेस की ट्रेन चलेंगी स्टैंडर्ड गेज ट्रैक्स पर। इधर और देश के कई और मेट्रो नेटवर्क्स में ट्रैक्स को अब स्टैंडर्ड गेज 4 फीट 8.5 इंच वाइड बनाया जा रहा है, क्योंकि ये दुनिया में सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाला गेज है। इसका कारण यही है कि इसका रोलिंग स्टॉक यानी ट्रेन, सिग्नलिंग सिस्टम्स और ऐसी दूसरी चीजें आसानी से मिल जाती हैं ग्लोबल मार्केट में, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट और टाइमलाइन कम करने में मदद करता है। खुद सब स्टार्टिंग से नहीं बनाना पड़ता। इसके अलावा स्टैंडर्ड गेज शार्प टर्न्स को हैंडल करने में भी बेहतर होता है, जो पटना की कंजस्टेड एरियाज जैसे गांधी मैदान और कंकड़ बाग में काफी काम आएगा। साथ ही कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन कॉस्ट में भी इसका असर दिखता है, जब पतले वायरडक्ट्स और टनल से काम हो जाता है। मेंटेनेंस भी सस्ती होती है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे मेट्रोज में इस्तेमाल करके इसकी सक्सेस देखी जा चुकी है।
है। मेट्रो में मॉडर्न ट्रेन चलाई जाएंगी जो लाइट वेट और एनर्जी एफिशिएंट हो। एक ट्रेन एक बार में 900 पैसेंजर्स तक ले जा सकेगी और फ्यूचर में डिमांड के हिसाब से एक्सपैंड भी किया जा सकेगा इसे। साथ ही फ्यूचर में ड्राइवरलेस ऑपरेशंस को भी सपोर्ट करने का सिस्टम लगाया गया है इसमें। पावर सप्लाई की बात करें तो 25 किलोवोल्ट एसी करंट ओवरहेड वायर्स की मदद से पहुंचाया जाएगा ट्रेन तक। रीजनरेटिव ब्रेकिंग से पावर कंजम्पशन कम की जा सकेगी, इसे और सस्टेनेबल बनाते हुए। पटना मेट्रो को बनाने में 20,000 से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट होंगी, जो बिहार की जीडीपी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने में कारगर साबित होगा। खुलने के बाद मेट्रो शहर की जीडीपी का 5 से 7% तक बढ़ाने में मदद करेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ेंगे, खासकर स्टेशन के आसपास वाले एरियाज जैसे मीठापुर और कंकड़ बाग में 20-30% से। 2022 में पटना के प्राइवेट व्हीकल्स की ग्रोथ रेट 10% थी और 2032 तक ये संख्या टोटल 15 लाख तक पहुंच जाएगी। तो मेट्रो इससे होने वाले ट्रैफिक और पोल्यूशन को भी कम करने में असरदार साबित होगी। इसको बनाने का प्लान तो काफी समय से चल रहा था, लेकिन कदम अभी लिया गया कई सारे शहरों में मेट्रो की सफलता को देखते हुए। 26 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन और बढ़ती अर्बनाइजेशन से यहाँ मौजूदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवरवेल्म होने लगे हैं। इसको देखते हुए नए मास ट्रांजिट बनाना सोचा गया, जैसे बीआरटी यानी बस रैपिड ट्रांजिट और मेट्रो। 2012-13 के आसपास बीआरटी सिस्टम प्रपोज हुआ। JNNURM जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन के अंडर 4 कॉरिडोर शॉर्टलिस्ट हुए 75 किलोमीटर लंबाई के। एक दानापुर से मीठापुर, दूसरा गांधी मैदान से पटना सिटी, तीसरा बेली रोड कॉरिडोर और चौथा बिजी पेरिफेरल एरिया में। इसमें डेडिकेटेड बस लेन्स के साथ मॉडर्न बस स्टॉप, स्लो फ्लोर और हाई कैपेसिटी बसेस इस्तेमाल की जानी थी, लेकिन ये लैंड एक्विजिशन की दिक्कतों से जूझता रहा, क्योंकि बेली रोड जैसे कंजस्टेड एरिया में डेडिकेटेड बस लेन के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। इसके अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक बाधाएं इसमें और रुकावटें डालने लगी। साथ ही 2000 करोड़ रुपए की लागत की वजह से इसमें फंडिंग इश्यूज भी आने लगे। इन्हीं सब कारणों से ये आगे नहीं बढ़ पाया प्रोजेक्ट। बाद में मेट्रो नेटवर्क बनाना बेहतर ऑप्शन उभर के आया, जबकि इसमें खर्चा भी ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा सपोर्ट भी रहता है। 2017 की मेट्रो रेल पॉलिसी के अंदर राज्य सरकारों को मेट्रो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा सारी मदद जैसे प्लानिंग, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन से लेके फंडिंग देने या दिलाने में भी, इसलिए इसे बनाना ज्यादा आसान रहा बीआरटी के कंपैरिजन में। इसमें डीएमआरसी मदद कर रही है प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन में, और फंडिंग 20% केंद्र सरकार ने दी और 60% लोन्स के रूप में दिलाई। इसका रूट भी अंडरग्राउंड होगा उन कंजस्टेड एरियाज में जो लैंड एक्विजिशन की दिक्कतों से जूझ रहे थे। 2011 में ही बिहार सरकार ने पटना मेट्रो के लिए DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस राइट्स को चुना। इसके पूरे होते ही अप्रूव भी कर दिया सरकार ने, जिसकी कॉस्ट तब आ रही थी लगभग 17,000 करोड़ रुपए की और 2021 तक पूरा हो जाना था। लेकिन फिर कुछ इश्यूज के चलते DPR में कुछ बदलाव किए गए जो 2018 में जाके फाइनल हुए। इनमें कुछ अलाइनमेंट को चेंज किया, जैसे खेमनी चक पर एक इंटरचेंज डिसाइड हुआ, एतवारपुर डिपो का प्लान को खारिज किया गया और 2 नए स्टेशन रामकृष्ण नगर और जगनपुरा को ऐड किया। इससे कॉस्ट भी बढ़ गई 19,500 करोड़ रुपए तक। 25 सितंबर 2018 को ही स्पेशल पर्पस व्हीकल पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन PMRC स्थापित की बिहार सरकार ने। फिर केंद्र सरकार के पास भेजा प्लान को, जिसमें पहले 2 कॉरिडोर्स यानी फेज 1 अप्रूव किया उन्होंने 2019 में और कंस्ट्रक्शन शुरू हुई 2020 में। ऐसे आई मेट्रो बिहार में इतनी चुनौतियों के बाद। अभी इसका पहला फेज कंस्ट्रक्शन में है जो पूरा 2027 तक खुलेगा, लेकिन इसके बाद के कुछ फेजेस भी प्रपोज किए जा चुके हैं ऑलरेडी। फेज 2 में बाईपास चौक मीठापुर से ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए दीदारगंज तक का 17 किलोमीटर लंबा रूट बनेगा। फिर फेज 3 में बाईपास चौक मीठापुर से अनीसाबाद होते हुए फुलवारी शरीफ एम्स तक का 19 किलोमीटर लंबा रूट बनेगा और फेज 4 में दीदारगंज से फतुहा जंक्शन तक का रूट। इसके अलावा दानापुर से बीता तक का रूट भी प्रपोज्ड है 25 किलोमीटर लंबा, जो बीता एयरपोर्ट को बेहतर कनेक्ट कर पाएगा। फ्यूचर एक्सटेंशंस में आसपास के टाउन्स जैसे हाजीपुर और नौबादपुर को भी जोड़ा जा सकता है। इससे इनमें मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन किया जाएगा, यानी दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ लिंक करना, जैसे बस, रेलवे, एयरपोर्ट वगैरह के साथ। ये सब फेजेस मिलाकर 2030-40 तक पूरे होंगे, जिनके बाद ये नेटवर्क 5 से 6 लाख यात्रियों को हर रोज हैंडल कर पाएगा आसानी से। कंपैरिजन के लिए दिल्ली मेट्रो आज 50 लाख यात्रियों को सर्व करता है हर रोज। पटना मेट्रो ने एक एक्स्ट्रा टास्क भी लिया है फेज 1 के अंतर्गत, वो है पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को एक 1.5 किलोमीटर लंबी सबवे यानी वॉकिंग टनल से जोड़ने का। एक 8 मीटर डायमीटर की टनल बेली रोड
और छज्जू बाग के बीच बनेगी इन दोनों म्यूजियम्स के लिए। लाइन 1 की मेट्रो टनल्स इस सबवे के 6.5 मीटर नीचे से गुजरेंगी। इसकी कंस्ट्रक्शन L&T करेगी 374 करोड़ रुपए में। ये प्रोजेक्ट टूरिस्ट के लिए बनाया जा रहा है जो दोनों म्यूजियम्स में जाना चाहते हैं और उन्हें बिजी बेली रोड से गुजरना पड़ता है इसके लिए। इस टनल के अंदर भी एग्जीबिशंस लगाई जाएंगी जहां म्यूरल्स, डिजिटल इंस्टॉलेशंस और इंटरैक्टिव डिस्प्लेस के माध्यम से बिहार की हिस्ट्री और कल्चर को प्रदर्शित किया जाएगा। ये भी DMRC ही बनवा रही है मेट्रो के साथ। पूरा होने पर ये एक लैंडमार्क बन जाएगा बिहार के कल्चरल टूरिज्म और हेरिटेज प्रमोशन के लिए और एक नए तरीके का एक्सपीरियंस देगा विजिटर को। पटना में अगर कन्वेंशनल रेल की बात की जाए तो जब 1862 में ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी हावड़ा से दिल्ली की मेन लाइन को बिछा रहे थे तो ये इधर से ही होकर गुजरनी थी। तभी पहली बार रेलवे लाइन और स्टेशन बना इधर पटना जंक्शन, जो उस समय बांकीपुर नाम से जाना जाता था। फिर 21 साल बाद 1883 में दानापुर स्टेशन एस्टैब्लिश किया। इसी से थोड़ा आगे जो एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस था। ब्रिटिश आर्मी के लिए फ्रेट और ट्रूप का ट्रांसपोर्टेशन यहीं से होता था, जिसके लिए ये स्टेशन अहम बना। इसके 30 साल बाद 1913 में पटना गया लाइन बनी जो पटना को गया और बोध गया से कनेक्ट करने लगी। रिलीजियस टूरिज्म और साउथ बिहार की कनेक्टिविटी बेहतर हुई इससे। इसी दौरान राजेंद्र नगर टर्मिनल भी बनाया गया जो पटना का दूसरा मेन स्टेशन बना। फिर जल्द ही बांकीपुर स्टेशन का नाम बदलकर पटना जंक्शन रख दिया गया और थोड़ा अपग्रेड किया जिससे वो एक मेजर स्टेशन बन गया यहाँ का। आजादी के बाद जब इंडियन रेलवेज देश की सारी लाइंस को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर रही थी तभी इसे भी किया पूरी हावड़ा दिल्ली मेन लाइन के साथ, और कुछ सालों में ये पूरा रूट इलेक्ट्रीफाई भी हो गया। ब्रॉड गेज से ज्यादा हैवी और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलने लगी इधर से और इलेक्ट्रिफिकेशन से ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट हुई। 1976 में पाटलिपुत्र जंक्शन बनाया पटना जंक्शन पर लोड कम करने के लिए और जल्द ही गुलजारबाग और पहाड़पुर बने लोकल पैसेंजर्स और इंडस्ट्रीज को सर्व करने के लिए। रिसेंटली 2016 में 13 साल की कंस्ट्रक्शन के बाद दीघा सोनपुर रेल कम रोड ब्रिज खुला जो गंगा के नॉर्थ और साउथ रीजन्स को जोड़ता है बिहार में रेल और रोड दोनों से। 4.5 किलोमीटर के साथ ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज बन गया 2 साल के लिए, जब नए खोले 4.9 किलोमीटर के बोगी बील ब्रिज ने इसे ओवरटेक कर लिया। अब ये दूसरा सबसे लंबा है देश में। उसी समय पाटलिपुत्र जंक्शन भी अपग्रेड किया गया इस ब्रिज से कनेक्ट करके। अभी की बात करें तो पटना में रीजनल कनेक्टिविटी के लिए नई लाइंस और स्टेशंस पर काम चल रहा है और कुछ स्टेशंस जैसे दानापुर और राजेंद्र नगर टर्मिनल को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। इतने सालों में आज पटना एक मेजर रेलवे हब के रूप में उभर के आया है जो ईस्टर्न इंडिया के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट है और देश के अलग अलग हिस्सों को बिहार से भी जोड़ता है। आज इधर इंटरसिटी रेलवे नेटवर्क अच्छा है लेकिन कोई मास ट्रांजिट सिस्टम जैसे मेट्रो, सबर्बन रेलवे या ऐसा कोई सिमिलर सिस्टम मौजूद नहीं है जिसको बनाना आवश्यक हो जाता है। बिहार को आज ऐसे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सख्त जरूरत है जैसे मेट्रो, ट्रैम्स वगैरह। इंडस्ट्रीज और इनोवेशन की कमी होने से ये कई सालों से प्रोग्रेस नहीं कर पाया अपनी काबिलियत के हिसाब से और आज सबसे गरीब राज्य बनकर रह गया है जहाँ के लोगों को देश भर जाना पड़ता है रोजगार की तलाश में। हालात को सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाने पड़ेंगे राज्य और केंद्र सरकार दोनों को, लेकिन हमेशा से ही बिहार की हालत इतनी बुरी नहीं थी। इसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इसकी कहानी शुरू होती है 2500 साल पहले जब मगध के राजा अजात शत्रु ने पटलीग्राम नामक एक फोर्ट यहाँ एस्टैब्लिश किया। इसके बाद उनके बेटे उदयन ने इस फोर्ट के पास सोन और गंगा नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र को स्थापित किया। तब से ये देश का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। मौर्यन एम्पायर के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अपनी राजधानी भी बनाया। यहीं ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऑर्गेनाइज सिस्टम डेवलप हुआ और देश का सांस्कृतिक केंद्र भी बन गया। तब इसी समय उत्तर पथ नामक सड़क बनाई गई राज्य के सभी प्रभावशाली शहरों को आपस में जोड़ने के लिए। तो ये सड़क पाटलिपुत्र से ही शुरू हुई। आज ये रोड काफी एक्सपैंड कर गई है दोनों तरफ से और ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से मशहूर है। अशोका के समय पाटलिपुत्र दुनिया के सबसे बड़े और प्रॉस्परस शहरों में से एक बन गया। यहाँ से बुद्धिस्ट टीचिंग का प्रचार हुआ। भारत के अलावा श्रीलंका, म्यांमार और चाइना तक फैला। ट्रेड और कॉमर्स भी बड़े स्तर पर होता था और एक्सपोर्ट भी देखा जाता, खासकर सिल्क और स्पाइस रूट से जुड़े होने से। गंगा नदी के माध्यम से माल साउथ ईस्ट एशिया तक भेजा जाता। मगर 12वीं सदी से पाटलिपुत्र डिक्लाइन होना शुरू हुआ जिसका मेन रीजन था गंगा के कोर्स में थोड़ा शिफ्ट आना जो इसे शहर से थोड़ा दूर ले गया। इससे ट्रांसपोर्टेशन का मेन जरिया ही पाटलिपुत्र से दूर चला गया और फिर बाद में आने वाले एम्पायर्स और किंगडम्स ने दूसरी लोकेशन को अपनी राजधानी बना दिया और इसका इन्फ्लुएंस कम होता चला गया। ये होने के करीब 1000 साल बाद 16वीं सदी में सूर्य एम्पायर के शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र के पास ही अपनी कैपिटल पटना को स्थापित किया, जिसके बाद
से इस जगह की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस फिर से बढ़ने लगी। सूर एम्पायर के डिक्लाइन के बाद पटना एक प्रोविंशियल कैपिटल ही बन के रह गया और दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, लाहौर जैसे शहर इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए। 1620 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैलिको और सिल्क की परचेज और स्टोरेज के लिए यहाँ फैक्ट्री बनाई। कुछ ही समय में यह फर्टिलाइजर्स और गन पाउडर में काम आने वाले पोटेशियम नाइट्रेट का भी हब बन गया, जो एक्सपोर्ट किया जाता देश भर। उत्तर पथ, जिसका नाम सड़के आजम और बादशाही सड़क भी पड़ा पिछले एम्पायर्स में, उसे 1830s में कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपग्रेड और एक्सटेंड किया और नाम दे दिया ग्रैंड ट्रंक रोड। इसी दौरान सारा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना। पटना और बिहार में ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने दिल्ली से हावड़ा तक लाइन बिछानी शुरू की, जो पटना से गुजरी। 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रोविंस के बनने पर पटना इसकी कैपिटल बना और बाद में उड़ीसा के अलग होने पर बिहार की कैपिटल। इंडिपेंडेंस के बाद से ही पटना और साथ ही बाकी बिहार धीरे धीरे गरीबी में गिरता चला गया। ज्यादा प्रोग्रेस नहीं देखने को मिली इधर। बिहार की एग्रेरियन इकोनॉमी ब्रिटिश रूल के दौरान काफी डैमेज हो चुकी थी। जमींदारी सिस्टम के कारण जमीन के रिसोर्सेज पर सिर्फ कुछ लोगों का कंट्रोल था और बाकी लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट का कोई अच्छा सोर्स नहीं बचा। 1950s में सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स लागू करने की कोशिश की ताकि बड़े लैंड ओनर से थोड़ी जमीन लेकर लैंडलेस लोगों में बांटा जा सके। इनकम इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए इन रिफॉर्म्स के जरिए जमींदारी सिस्टम को खत्म करने का प्लान था, मगर लैंड ओनिंग क्लास को यह बात पसंद नहीं आई और उन्हें सरकार में अपने इन्फ्लुएंस का फायदा उठाते हुए इन रिफॉर्म्स को ठीक से होने नहीं दिया। अगले कुछ सालों में नई इंडस्ट्रीज लगने लगी देश के दूसरे हिस्सों में, खासकर वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में, लेकिन बिहार में ये काफी धीरे देखने को मिला। इकोनॉमी अब भी मेनली एग्रीकल्चरल बेस्ड ही रही। 1960 से इंडियन नेशनल कांग्रेस बिहार में कमजोर पड़ने लगी और लोकल पार्टीज ने उसकी जगह लेना शुरू कर दिया, जिनके लीडर्स ज्यादातर जाति के ऊपर राजनीति करने लग गए। कई पार्टीज बनी जिनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट से बिहार में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ने लगी, खासकर 1970s और 80s में। जमींदारी सिस्टम की वजह से हो रहे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का नतीजा था कि इसी दौरान नक्सलाइट अपराइजिंग्स भी देखने को मिली, जो लैंड ओनर्स को टारगेट कर रही थी। इनको रोकने के लिए प्राइवेट आर्मीज यानी सेनाएं बनाई लैंड ओनर्स ने, जिससे कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता चला गया। इसके साथ करप्शन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सही से नहीं अमल हुए, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन काम अटक सा गया। इस इंस्टेबिलिटी, करप्शन और वायलेंस के मिश्रण को देखते हुए बिहार में निवेश करने वाली कंपनीज दूर भागने लगी और विकास रुक गया। इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान भी बिहार के किसानों को वो टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला जो पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को मिला। इससे इधर का एग्रीकल्चर आउटपुट भी स्लो रहा और रूरल पॉवर्टी बढ़ती गई। लोगों ने भारी तादाद में माइग्रेट करना शुरू किया दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में। लाखों स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स अपना घर बार छोड़कर दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात जाने लगे। स्टेट से एजुकेटेड लोगों का ब्रेन ड्रेन हो गया और इकोनॉमी पर इसका बुरा असर पड़ने लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे हाईवेज, ब्रिजेस और रेलवेज का काम भी पिछड़ गया, जबकि बाकी स्टेट्स अपने इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स में आगे बढ़ रही थी। बिहार एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स में पीछे रह गया। ईयर 2000 के बाद बिहार को एक और झटका लगा जब झारखंड अलग स्टेट बन गया। झारखंड के पास काफी मिनरल रिसोर्सेज जैसे कोल, आयरन ओर वगैरह थे, जो बिहार की इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहे थे। इन रिसोर्सेज के जाने से बिहार का इंडस्ट्रियल पोटेंशियल और कम हो गया। आज भी बिहार के लिए कई चुनौतियां हैं, जैसे लो लिटरेसी रेट, पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज और एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अभाव। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अब बढ़ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एजुकेशन रिफॉर्म्स भी जरूरी हैं। अब बिहार की सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए कई कदम लिए जाने चाहिए सरकार द्वारा, ताकि ये अपनी पास्ट ग्लोरी में वापस आ सके। सबसे पहला कदम हो सकता है मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जैसे ड्रिप इरिगेशन, मैकेनाइजेशन और हाई यील्ड सीड्स के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना। एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए, वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क डेवलप करना, जिससे किसानों को अपनी क्रॉप्स का बेहतर दाम मिल सके। इसे गवर्नमेंट सब्सिडीज और ट्रेनिंग प्रोग्राम से शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज को आकर्षित करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना भी जरूरी है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल, लेदर और फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट करके बिजनेस करना आसान बनाया जाए इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी से। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत कारगर साबित होगा जब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होंगी, नेशनल और स्टेट हाईवेज के मॉडर्नाइजेशन और रूरल एरियाज में बेहतर कनेक्टिविटी से। सबर्बन और फ्रेट रेल का एक्सपेंशन, साथ ही इलेक्ट्रिफिकेशन और वाटर प्रोजेक्ट से भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। एजुकेशन और हेल्थ केयर में सुधार भी आवश्यक है, गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का स्टैंडर्ड इंप्रूव करके। लॉ एंड
ऑर्डर की बात करें तो उसमें सुधार बहुत ज़रूरी है पुलिस रिफॉर्म्स और बेहतर लॉ इन्फोर्समेंट के जरिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बिहार में इसके लिए कई बड़े कदम उठाने शुरू भी कर दिए गए हैं जो स्टेट की प्रोडक्टिविटी बूस्ट करेंगे। NH-31 और NH-30 जैसे बिजी रूट्स को 4 लेन और 6 लेन बनाया जा रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अलावा बिहार में लगभग 3400 किलोमीटर के न्यू हाईवेज भी बनाए जा रहे हैं। भारतमाला के ऊपर और जानकारी पाने के लिए हमारी वीडियो देखें आई बटन पर क्लिक करके। इसके अलावा अर्बन ट्रैफिक को कम करने के लिए पटना रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन भी शुरू होने वाला है जो 100 किलोमीटर का एक सर्कुलर रूट होगा सिटी के अराउंड। रिवर्स के ऊपर नए ब्रिजेस बनाने का भी प्लान है। गंगा के ऊपर एक और रेल कम रोड ब्रिज प्रपोज किया गया है जो पटना को नॉर्थ बिहार के हाजीपुर और छपरा से डायरेक्टली जोड़ेगा। इसके अलावा कोसी और गंडक नदियों पर नए एम्बैंकमेंट्स और ड्रेनेज सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं जो फ्लड के रिस्क को कम करेंगे। एनर्जी की बात करें तो औरंगाबाद और नालंदा में 500 मेगावाट के सोलर फार्म्स का भी काम चल रहा है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के अंडर अब तक 99% गाँव में बिजली पहुंच चुकी है और जो बचे हैं उनमें बहुत जल्द पहुंच जाएगी। एजुकेशन के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी को एक ग्लोबल एजुकेशन हब के लिए 2727 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है और पटना में IIT, IIM और एम्स को भी एक्सपैंड करने का काम चल रहा है। रेलवे की बात करें तो इधर कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए पटना गया और पटना मोकामा लाइंस के ट्रैक डबलिंग का काम चल रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। ये पटना जंक्शन जो अभी काफ़ी कंजस्टेड है उसका मॉडर्नाइजेशन प्लान भी शुरू हुआ है और पाटलिपुत्र जंक्शन को एक मेजर हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ऐसे और कई प्रोजेक्ट्स प्रगति में हैं जो बिहार की इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। मेट्रो आने से बहुत पहले गंगा के जरिए ही लोग और सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। 500 व्यापारियों तक की कैपेसिटी वाले शिप्स यहाँ आया जाया करते थे और पटना से सामान को श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया तक भी ले जाया करते। अब इसका इस्तेमाल कम हो गया है लेकिन फ्यूचर में इसको और एक इम्पॉर्टेंट वाटरवे बनाने पर विचार किया जा रहा है। 1986 में यूपी के प्रयागराज से पटना होते हुए वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक का एक गंगा स्ट्रेच नेशनल वाटरवे 1 डिक्लेयर किया सरकार ने और यहाँ शिप चलाने का कदम लिया जाने लगा। ये 1620 किलोमीटर लंबा वाटरवे एक बहुत महत्वपूर्ण साधन बन जाएगा सामान को सस्ते में ट्रांसपोर्ट करने का और इकोनॉमी में इसका फायदा देखने को मिलेगा। एक फिक्स टर्मिनल पटना में भी बनेगा बाकी मेजर शहरों के साथ। इसके अलावा पटना का एयरपोर्ट देश का 16th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है जो 30 लाख पैसेंजर्स और 12,000 टन कार्गो को सालाना हैंडल कर सकता है। इसका नाम इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लीडर जयप्रकाश नारायण के ऊपर रखा गया है। वैसे तो ये ऑफिशियली एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लेकिन 24 दिसंबर 1999 को दिल्ली से काठमांडू जा रही इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 के हाईजैक के बाद से इंटरनेशनल ऑपरेशंस को यहाँ बंद कर दिया गया है। एक 2 किलोमीटर लंबा रनवे मौजूद है और 12,000 स्क्वायर मीटर में फैला टर्मिनल भी, लेकिन संजय गांधी जैविक उद्यान और फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन के बीच होने की वजह से रनवे काफ़ी छोटा है बड़े प्लेन्स को हैंडल करने के लिए और टर्मिनल भी छोटा है उनके लिए। इसलिए एक नया टर्मिनल बनाया जा रहा है 2018 से T2 जो खुलेगा इसी साल मई में। 65,000 स्क्वायर मीटर में फैला होगा ये टर्मिनल और बनने में लगे हैं इसे 1,200 करोड़ रुपए। फ्यूचर में और डिमांड बढ़ने से बेहता एयरफोर्स स्टेशन में सिविल ऑपरेशंस भी शुरू किए जा सकते हैं। उसका रनवे थोड़ा लंबा है लेकिन शहर से दूर पड़ेगा ये एयरपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा मेंबर बनना कंसिडर करें। आपके सपोर्ट से हम ऐसी और वीडियोस बनाते रह पाएंगे। या तो आप नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या हमारे बनाए मैप्स खरीद कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।